हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसके साथ हमने एनसीईआरटी की बुक से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी की थी। हमारा फोकस अकाउंटिंग इक्वेशन में ये रहना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा कि एसेट जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। बट हमें किस तरीके से पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर को, हमें आगे जाके जर्नल एंट्री करनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आ गया है बाय द कंसेप्ट ऑफ द डुअल एस्पेक्ट, कि हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, या ऐसा बोलो हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो तुम्हें यहाँ पे फोकस कर करना है वो अकाउंट्स को तुम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। फिर हम उसको अकाउंट इक्वेशन में डालेंगे, देखेंगे एक तरफ से या तो एसेट में कुछ इंपैक्ट आएगा, या तो कैपिटल में इंपैक्ट आएगा, या तो लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। तो एक ट्रांजेक्शन से या तो एसेट पे इंपैक्ट आएगा, या लाइबिलिटी पे, या कैपिटल पे। ठीक है ना, वो मैंने कल आपको दिखा दिया था। तो उसके एक एग्जाम्पल हमने की थी आज, जो आपकी जेके बोर्ड्स की बुक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, मैंने यहाँ पे रख लिया है, तो आपको अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट जो जम्मू कश्मीर बोर्ड में पढ़ते हैं उनको वो चाहिए। मैंने उनको कल ही बता दिया था कि ये वाली बुक जो है एलिमेंट्स ऑफ द बुक कीपिंग, ये आपको खरीदनी पड़ेगी ताकि आप प्रैक्टिस उससे कर पाओगे। ठीक है, दिस द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग कि अब आपको वो बुक देखने की ज़रूरत है। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उस वाले चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है उस पर आपको आना पड़ेगा। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर है 4.6। ठीक है, मैं होपफुली विद इन फ्यू डेज इस पूरी बुक को भी, अगर आप फिर भी आप या तो आपके पास सॉफ्ट कवर है, इस पूरी बुक का मैं फोटो मतलब स्कैन करा दूंगा, और उसका पीडीएफ फिर मैं गूगल ड्राइव फोल्डर में आपने अपलोड करूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं हो, बट आने वाले 1-2 वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हम ये ट्रांजेक्शन्स, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका हमारी अकाउंट इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको अकाउंट इक्वेशन के एंगल से देखोगे, बट अगर आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आगे जाके हमें जर्नल में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन को मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों। रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000। अब पहले बता दो मुझे वो कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो गए। ये आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है, वो कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो गए। रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000। सर उसने कैश से बिजनेस कर दिया, तो बिजनेस में एक तो कैश आया, और दूसरी बात आ गई, मतलब आपको बोलोगे कि फंड आ गए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कहाँ से पैसे आए, बिजनेस में पैसा कहाँ से आया। सर बिजनेस में पैसा रघुनाथ ने दिया, और रघुनाथ इसका ओनर कहलाएगा, और ओनर के पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। सर इसमें जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश इन्वॉल्व हो गया और दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व हो गया। तो देखो जरा अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा। सर एक तो कैश बढ़ेगा हमारा 80,000, आई होप आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इस चीज़ को। सर एक तो कैश बढ़ेगा 80,000, यहाँ से आपके एसेट साइड में आपका कैश बढ़ेगा, और यहाँ पे आपकी कैपिटल बढ़ेगी 80,000 से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहली ट्रांजैक्शन जो है उससे इन्वॉल्व में एसेट्स में क्या फर्क पड़ेगा, कैश आपका 80,000 बढ़ेगा और कैपिटल आपकी 80,000 बढ़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। आपने 20,000 का माल खरीदा, उधार खरीदा, और उधार माल खरीदा तो क्या होगा, कैश तो आपको नहीं जाएगा, बल्कि आपको क्या हो जाएगा, स्टॉक आएगा 20,000 का। तो अकाउंट इक्वेशन में दूसरी ट्रांजैक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, एक तो 80,000 का कैश रहेगा, और प्लस आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा 20,000 का। तो टोटल आपका जो एसेट साइड है वो बनेगा 1,00,000 रुपया, और लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, आपकी कैपिटल 80,000 की वैसी है, और आपका क्रेडिटर जो है वो हो जाएगा 20,000 का। तो अकाउंट इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, एक तरफ से एसेट्स आपके 1,00,000 के होंगे, और उसके लिए कैपिटल आपके 80,000 है, और 20,000 रुपया लोगों का है, दैट इज लाइबिलिटी। तो 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। अब ओनर ने क्या किया है, दुकान से कैश निकाला 2,000 रुपया, जो 80,000 दिया था, 80,000 दिया था, उसमें से 2,000 निकाला अपने घर के यूज के लिए। ओनर जो पैसा लाता है वो बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। जब वो पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक टर्म्स में बोला है। जो पैसा मालिक निकालेगा दुकान से, क्योंकि उसको भी चाहिए होंगे कभी घर के लिए या ऐसी चीज, अगर जो पर्सनल यूज के लिए करेगा तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, बल्कि वो ड्राइंग कहलाएगी, क्योंकि उसने पैसा अपने लिए निकाला। हमें देखना है बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो पैसा मालिक अपने घर के लिए इस्तेमाल करे वो बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाएगा, वो उसकी ड्राइंग होती है। तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में उस ड्राइंग को हम उसकी कैपिटल से लेस करते हैं। आप डायरेक्टली भी लेस कर सकते हो, बट फिर उस कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है फिर, क्योंकि वो हर महीने अपने घर के लिए तो निकाल सकता है ना।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट रखते हैं ड्राइंग, जब जो वो पैसा निकालेगा उसमें डालते रहते हैं, और लास्ट में जितना भी उसका बैलेंस रहेगा वो हम उसकी कैपिटल से लेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे इंपैक्ट से क्या हो जाएगा, सर कैश निकाला है तो कैश कम हो जाएगा और इसकी ड्राइंग इंक्लूड हो जाएगी, और ड्राइंग हम कैपिटल से लेस करेंगे। तो तीसरी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या आएगा, सर आपका कैश कम हो जाएगा एसेट साइड से, और यहां से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी तीसरी इक्वेशन क्या बन गई, आपकी जो कैश है, तीसरी इक्वेशन में आपका जो कैश है, आपका कैश जो है वो 78,000 हो जाएगा, और आपका स्टॉक 20,000 हो जाएगा, और यहां से आपकी कैपिटल 78,000 हो जाएगी, और आपका जो क्या बोलते हैं इसका लाइबिलिटीज है वो 20,000 हो गए, तो 98,000 इज इक्वल 98,000। उसके बाद क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, कॉस्ट प्राइस 15,000। आपने 15,000 की चीज 20,000 में बेच दी और उधार बेच दिया, तो आपका क्या हो गया, फायदा हो गया 5,000 का। तो इससे इंपैक्ट क्या आएगा, कैश आपका कुछ भी नहीं चेंज हो जाएगा, कैश 78 था 78 रहा, और आपका स्टॉक कम हो जाएगा 15,000 से, जो आपका स्टॉक था वो 15,000 से कम हो जाएगा, और आपका डेटर क्रिएट हो जाएगा। जब आप उधार बेच दो तो क्या होगा, सर डेटर क्रिएट होगा। डेटर कितने का आएगा, 20,000 का। तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा, सर कैपिटल आपकी 78,000 थी पहले, प्लस आपका प्रॉफिट हो गया इस ट्रांजेक्शन से 5,000, और लाइबिलिटी आपकी वही कितने की थी ऑलरेडी, 20,000 की। तो इस ट्रांजेक्शन से जो इंपैक्ट आ गया मेरे दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आ गया, एसेट साइड में 78,000 था, प्लस 20,000 स्टॉक था, उसमें से 15,000 का स्टॉक लेस हुआ, और 20,000 का डेटर बन गया, और कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी साइड में आपका 78,000 कैपिटल थी, प्लस 20,000 लाइबिलिटी, और प्लस 5,000 का प्रॉफिट हो गया। मैंने बट बोला आपको, जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे वहां पे प्रॉफिट हम लास्ट पे निकालते हैं। उसके बाद जरा लास्ट वाली ट्रांजेक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नहीं सॉरी, परचेज फर्नीचर 1,500 रुपया। आपने फर्नीचर परचेज कर दिया 1,500 का, और यहां पे मैं एक और चीज आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, अगर नहीं लिखा है कि ये उधार में परचेज करते, किसी भी चीज के बारे में आप याद रखो, अगर लिखा है कि वो उधार में परचेज किया, उधार मीनस क्रेडिट, नकद मीनस कैश, ये आपको याद रखना है अकाउंटिंग में, मतलब अकाउंटेंसी जब आप पढ़ोगे, अगर कैश लिखा है, कैश मीनस नकद, क्रेडिट मीनस उधार। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नकद हुई है, उधार हुई है, तो आपको ट्रांजैक्शन को देखना है, या तो हिंट दिया होगा डायरेक्टली कि ये कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है। ठीक है, कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है। अगर लिखा है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई है तो कैश होगा, अगर लिखा है क्रेडिट में हुआ है तो क्रेडिट में हुआ है। अगर कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं, ना क्रैश वर्ड यूज ना क्रेडिट, तो अब आप देखना है किसी बंदे का नाम दिया है साथ में, अगर कुछ भी नहीं लिखा है कैश और क्रेडिट, और बंदे का नाम दिया है तो मीन्स क्रेडिट, और अगर किसी बंदे का नाम नहीं दिया है तो मीन्स कैश। नहीं आया समझ में, मैं दोबारा से बोलता हूं, पहले समझ लो प्रैक्टिकली। आप अकाउंटेंट हो मेरे बिजनेस के, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुई है, यू बीइंग एक्टिव अकाउंटेंट ऑफ माय बिजनेस, will you be knowing whether a particular transaction has taken place in cash or credit? The answer is yes sir, because we are the accountant, हमारे सामने तो सारी चीजें होगी, तो हमें खुद पता होगा कि वो कैश में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। बट जब थ्योरेटिकल वर्ल्ड में जाएंगे, जब एकेडमिक्स में जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, वहां पे आपको रियलिटी का पता नहीं होगा वो कैश में हुआ है, क्रेडिट में, सो यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन में या तो कैटेगरी लिखा होगा कैश, अगर कैश लिखा है तो कैश होगा, या तो कैटेगरी लिखा होगा क्रेडिट, तो आपको पता चलेगा क्रेडिट। क्यों कैश और क्रेडिट का बाइफरेशन क्यों है, कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो कैश इंपैक्ट हो जाएगा, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो जाए तो डेटर क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए बाइफर्केशन जरूरी है। तो अब क्रक्स क्या निकाला, अगर कैश लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको देखना है किसी बंदे का नाम लिखा है, अगर किसी बंदे का नाम लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, आगे नहीं लिखा है कैश या क्रेडिट, रवि का नाम दिया है, मतलब हिंट दिया है कि क्रेडिट में हुआ है। परचेज गुड्स वर्थ 20,000 रुपया, लिखा नहीं है किससे परचेज किया, इट मींस कैश, क्योंकि अगर उधार होता तो इसको बोलना था ना कि किस बंदे से लिया। अगर लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट मींस क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, अब कैश आया, रवि का नाम लिया तो रवि का नाम इग्नोर करना है क्योंकि कैश लिखा है। अगर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि लिखा है तो क्रेडिट लिखा है। इस तरह से परचेज फर्नीचर 1500, यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर दिया, ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो किसी बंदे का नाम है नहीं, तो ये कैश में माना जाएगा। जब कैश में फर्नीचर परचेज किया तो एसेट साइड में क्या हो जाएगा, सर एक तो कैश कम हो जाएगा 1500 का, और एक एसेट बनेगा 1500 का, तो एसेट्स में ओवरऑल इंपैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, लायबिलिटी और कैपिटल वही की वही रहेगी, वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना।
अब देखो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 78,500 में से क्या हो जाएगा, आपका जो कैश है वो 1500 कम हो जाएगा, तो 76,500 कैश बचेगा, 5,000 का आपका स्टॉक बच रहा है अभी, 20,000 का आपका डेटर बच रहा है, 1500 का आपका फर्नीचर बच रहा है, और एसेट साइड में आपकी 83,000 की कैपिटल बढ़ रही है और 20,000 की क्या बोलते हैं इसको, लायबिलिटी है। ठीक है ना, तो एक फॉलो एग्जाम्पल है, तो ये कुछ खास है नहीं, ऐसी है जैसे मैंने दिखा दी। अब एक और चीज़ दिखाते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 दिखाता हूँ मैं, इसको मैं सिर्फ डिस्कस करता हूँ, फिर जस्ट हम आंसर पे उसके बाद आ जाएंगे। हाँ, डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000। तो डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसने कैश कितना लाया बिजनेस में, 60,000, गुड्स 1.5 लाख रुपए। अब इसने देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक हम कैश केस डिस्कस कर रहे थे कि मालिक पैसा ला रहा था बिजनेस में सीधे, जैसे पहले केस में 5 लाख रुपया या ऐसे केस, यहाँ पे वो कैश भी ला रहा है 60,000, गुड्स भी ला रहा है, माल भी ला रहा है 1.5 लाख रुपया, मशीनरी भी ला रहा है 1 लाख की, और फर्नीचर भी लाएगा 50,000 की। तो यहां पे क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, मेरे देखो ये बहुत अच्छी चीज है, इस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है बिजनेस में, सर बिजनेस में अगर आप लिखोगे यहां पे, सर बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रब कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। सर बिजनेस में कैश आ रहा है 60,000 और बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं 1.5 लाख, वो मशीनरी भी ला रहा है घर से 1 लाख रुपया, और फर्नीचर भी ला रहा है 30,000 का, 50,000 का। अब आप अकाउंटेंट हो, तो आपके आपके दुकान में क्या क्या आया, जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो आप बोल रहे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मालिक ने 60,000 रुपया नकद दे दिया मुझे अकाउंटेंट को, और माल आया 1.5 लाख। अब ये अलग बात है उसने कहां से लाया, उसने हो सकता है पहले ही खरीदा, बट हमें बिजनेस के लिए देखना है बिजनेस के एंगल में क्या होगा। बिजनेस को क्या हुआ, बिजनेस के पास कैश आया 60,000 का जो मालिक ने दिया, और मालिक ने गुड्स दे दिए 1.5 लाख के, मालिक ने मशीनरी लाई, हो सकता है इसका कुछ पुराना पड़ा हुआ है जो भी हो रहा है, इसने मशीनरी लाई 1 लाख की, और फर्नीचर लाया घर से आज जैसे 50,000। तो क्या बोलेंगे, बिजनेस के पास एसेट कितने आए, कैश 60,000, गुड्स 1,50,000, मशीनरी इतने का 50, फर्नीचर 50,000 का। तो इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो ये बनेगा 60 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। तो टोटल इसके पास बिजनेस के पास एसेट्स कितने आएंगे, 3,60,000। और एक किसने दिया, मालिक ने दिया। मालिक जो भी चीज देगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो आपने एक और चीज आज सीखी कि कैपिटल जो मालिक देगा वो जरूरी नहीं है वो कैश में दे दे, कैपिटल वो कैश में भी दे सकता है और काइंड में भी दे सकता है। तो इसे हमारी अकाउंटिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसमें अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस के पास जो जो चीजें आएगी, बिजनेस के पास कैश आया, बिजनेस के पास गुड्स आया, गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं, मशीनरी को मशीनरी आ गई, फर्नीचर फर्नीचर आ गया। अब इससे जब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो अगर मैं इसके साथ बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी मेरे दोस्तों। यहां से कैपिटल आएगी, इसकी अकाउंटिंग हम आगे करेंगे। कैपिटल है 3,60,000 की, तो अब उसने कैश, सिर्फ कैश नहीं माना जाएगा कैपिटल, जो भी चीजें इसने लाई। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में कैश है 60,000, बिजनेस में स्टॉक है, बिजनेस में मशीनरी है, बिजनेस में फर्नीचर है, बिजनेस में फर्नीचर 50,000 है, स्टॉक 1.5 लाख है, गुड्स को स्टॉक बोलते हैं ना, और 1 लाख है। तो बिजनेस में एसेट्स 3,60,000 के। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये पैसा किसने दिया, ये पैसा मालिक ने दिया 3,60,000। दीज आर एसेट्स, दीज आर लाइबिलिटीज। कल मैंने आपको बोला था कैपिटल इज आल्सो ए लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। तो ये सब कैपिटल में जाएगी। इसकी जब मैं अकाउंटिंग करेंगे ना, अभी 1-2 लेक्चर में आप समझ जाओगे इसकी अकाउंटिंग करोगे। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैपिटल अकाउंट 3,60,000। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। बट ये चीज हम आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आज एक ही समझ में आ गई कि कैपिटल सिर्फ कैश में नहीं आ सकती, कैपिटल काइंड में। तो लाइबिलिटीज
एसेट प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल लाइबिलिटी 0 है, कैपिटल 3,60,000, टोटल 3,60,000 इज इक्वल टू 3,60,000। अब देखो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, कैश आपका आएगा 60,000, स्टॉक 1.5 लाख, मशीनरी 1 लाख, ये 50,000 और कैपिटल 3,60,000। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। एक टिपिकल चीज इसने दे दिया, तो अभी हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम मैथमेटिकली इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। बट आई विश एंड आई वांट फ्रॉम यू कि आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ मैथमेटिकल चीजें में न घुस जाओ यहाँ पर, बल्कि आप समझ लो कि आगे आपको अकाउंटिंग करनी है, जर्नल करनी है, तो आपको अभी से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या चीजें हो गई है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश को रीड करना और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लाओ। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स कितने थे, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का 1/3 कितना होता है, सिंपल सी बात है, 1.5 लाख का 1/3 हो गया सर, अगर हम ऐसे बोलेंगे तीसरा हिस्सा, तो 1.5 लाख का तीसरा हिस्सा हो गया 50,000। 1.5 लाख इंटू 1/3, तो फिर मैथमेटिकल दो, 3 1 3 3 5 15, 1 2 3 4, दैट इज 50,000। अब क्या बोलता है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। ये चीजें आपको पता चलनी चाहिए। अगर 50,000 की गुड्स हमने भेजी, कितने पे भेजी, प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट पे भेजे। अब प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट पे कि सेल्स पे? प्रॉफिट आपका सेल्स पे भी हो सकता है, कॉस्ट पे भी हो सकता है। यहां पे बोला कॉस्ट पे 10%, कॉस्ट पे 10% मतलब कितना, ये चीजें कितने की थी सर, ये चीजें हमें 50,000 की थी, ये चीजें हमें 50,000 की, तो हमने कितने पे भेजा सर, इसका 10% प्रॉफिट कमाया हमने, तो इसका 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में भेजा होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 55,000। तो इसका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 55,000। सेलिंग प्राइस किस पे बराबर होता है, आपने पढ़ा था ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जीपी। इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10% कॉस्ट पर, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 50,000 प्लस 5,000, दैट इज 10% ऑफ 50,000, that is 5,000. So 50,000 plus 5,000, that is 55,000. Selling price is equal to 55,000. Now what the question is stating, and half of the payment is received in cash. बोलते हैं इसमें से जो 55,000 में क्या हुआ है, आधा पैसा कैश में आया, आधा आपका डेटर रहा। तो इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 7 5 17 27,500 आपको कैश में आया और 27,500 आपका डेटर। अब इससे इंपैक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, सर आपका स्टॉक जो है वो 50,000 से कम हो जाएगा। तो स्टॉक जो है आपका वो 50,000 से कम हो जाएगा, स्टॉक आपका 50,000 से कम हो जाएगा। और सर आपका डेटर बढ़ेगा 27,500, आपका कैश बढ़ेगा 27,500 और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा 5,000। और प्रॉफिट किस में ऐड करोगे अभी, सर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे। तो मेरे दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 3,60,000 प्लस प्रॉफिट हो गया 3,65,000, और यहाँ से क्या होगा, 60,000 का कैश था और उसमें से 27,500 ऐड हो जाएगा। तो आपका मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे 87,500 अब कैश हो गया। स्टॉक जो था 1.5 लाख, उसमें से 50,000 माइनस हो गया, स्टॉक बचेगा 1 लाख। मशीनरी 1 लाख की 1 लाख रहेगी। फर्नीचर आपका 50,000 का ही है और डेटर आपके 27,500 हो गए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल 3,65,000 हो जाएगी और लाइबिलिटीज नील हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया मेरे तो सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। अब इसने बोला कि मशीनरी जो है उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगानी है 10,000 की। मशीनरी कितने की है, तो मशीनरी 1 लाख की है, तो 1 लाख पे 10% कितना होता है, 10,000 रुपया। 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, इक्वल टू 10,000। अब आपको पता है मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है, नहीं सर आपने तो अभी बताया नहीं, मैंने नहीं बताया था, वो डेलिबरेटली नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा मैंने एक जगह आपको बोला था जब मैं आपको मैचिंग कंसेप्ट समझाता था। जब आप किसी एसेट को परचेज करते हैं, उसका खर्चा पीएनएल में एक साथ नहीं जाता है, एक ही साल में उस एसेट को राइट ऑफ करेंगे, बल्कि उस एसेट का खर्चा जो पीएनएल में जाता है सिस्टमैटिक वे में जाता है। किस वे में जाता है, मैचिंग कंसेप्ट के साथ, जिस प्रोपोर्शनेट में
उस एसेट के फायदा, सदफ ने बोला था कि सर आप रिपीट कर देना इस क्वेश्चन मैचिंग आंसर को। सदफ तो सुनो, जब कोई भी एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन एक ही साथ में नहीं जाएगी पीएनएल में एक ही साल, क्योंकि उसका फायदा हम मोर देन 1 ईयर रहते हैं, तो जिस प्रपोर्शन में आप फायदा लेते हो उसी प्रपोर्शन में उसका खर्चा जाना चाहिए। तो एसेट का खर्चा जो पीएनएल में जाता है वो होता है डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। मतलब हम बोलते हैं एसेट की वैल्यू कम होती है, डेप्रिशिएट होना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम होना। हम बोलते हैं एसेट को जब हम यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू कम होगी, जितना वो वैल्यू कम हो गया उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और वो हम खर्चा मानते हैं पीएनएल में। अब किस तरह से वो बोलते हैं हम खर्चा? हम बोलते हैं ठीक है मशीनरी है 1 लाख की, ये 10 साल चलेगी, तो हर साल 10,000 राइट ऑफ करेंगे। 10,000 को 10% होता है, तो हमने बोला कि मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम रेट लगाएंगे 10%, तो हर साल इसका 10% लेस करेंगे, ठीक है ना। चाहे एसएलएम या डब्ल्यूडीबी, वो अलग बात है, वो डेप्रिसिएशन में जाएंगे तो सीखेंगे। तो हमने बोला तो इस साल के लिए जो मशीनरी का खर्चा माना जाएगा दैट इज 10,000। तो इससे क्या होगा? मशीनरी जो हमारी 1 लाख की थी, अब बोलेंगे मशीनरी का वैल्यू 1 लाख नहीं है 90,000 है, क्योंकि 10,000 उसकी वैल्यू खत्म हो गई, और वो खत्म हुई वैल्यू दैट इज द कंज्यूम्ड वैल्यू, वो जाएगी पीएनएल में एज एन एक्सपेंडिचर। हमारी एसेट थी 1 लाख की, अब वो 1 लाख की नहीं रही बल्कि 90,000 की रही, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो। आप गाड़ी लाओगे तो उसकी वैल्यू कम होती है ना, फिर कोई भी चीज लाओगे उसकी वैल्यू कम, मोबाइल लाओगे तो उसकी वैल्यू कम होती है। जो वो वैल्यू हर साल कम हो जाएगी दैट इज डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों? कैश एक्सपेंडिचर तो पहले हो गया था जब मशीनरी खरीदी थी। अगर आपने दुकान के लिए मशीनरी खरीदी तो जब आपने खरीदी तब कैश होगा, और जिस दिन आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे बुक्स में तब कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा, तब नॉन कैश एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैश एक्सपेंडिचर पहले हो गया। तो 10,000 से आपका मशीनरी कम हो जाएगा और ये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इससे आपका प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पे अभी हम प्रॉफिट लॉस तो बना ही नहीं रहे, तो यहाँ पे हम कैपिटल से लेस करेंगे 10,000 रुपया। तो अब क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसको जूम करता हूं। अब क्या होगा? कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कैश जाएगा नहीं, ये तो सिर्फ एसेट को कम करना है वैल्यू। तो एसेट में 10,000 कम करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम मीन्स कैपिटल कम हो जाएगा। तो नेट फिगर क्या रहेगी? कैश उतना ही रहेगा, स्टॉक भी उतना ही रहेगा, मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम होकर 90,000 आएगी, ये दो वैसे ही रहेंगी, और कैपिटल 3,55,000 होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब इसने पैसा निकाला है, बिजनेस से पैसा निकाला है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो इससे क्या होगा? इसका कैश कम हो जाएगा एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल कम हो जाएगी 10,000 से। तो ये भी बहुत आसान है। हाँ सर, यहाँ से आपका कैश कम हो जाएगा 10,000 और यहाँ से आपकी कैपिटल कम हो जाएगा। आई होप अब आपको थोड़ा सा ग्रिप आता है क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नेट फिगर क्या रहेगी? हमारा कैश जो है 77,500 बढ़ेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बचेगा, और यहाँ से कैपिटल 3,45,000 होगी। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। देखो सोल प्रोप्राइटर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई फर्क नहीं रहता है। पहले मैं बताता हूं क्या कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है मेरे दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जैसे मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल, अब बोला मालिक अलग है बिजनेस अलग है, तो हम बोलेंगे मालिक ने जो पैसा लगाया बिजनेस में तो बिजनेस उसको कुछ कंपनसेट करेगी। तो जो पैसा वो मालिक, अगर मालिक क्या करता है उस पैसे को बैंक में लगा, तो बैंक तो वो कुछ इंटरेस्ट देती ना, तो हम भी बिजनेस भी उसको इंटरेस्ट देंगे। हालांकि इनकम टैक्स उसको अलाउ नहीं करता है, बट अकाउंटिंग पर्पज से हम रख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा मानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए जब हमने बोलेंगे कि उसको बिजनेस इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे, सपोज 10%, जितना भी उसने इंटरेस्ट कैपिटल लगाई थी तो उसमें 10% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसका उल्टा क्या होगा? अगर वो बिजनेस से पैसा निकालेगा ड्राइंग, तो बिजनेस को बोलेंगे जितना भी तो पैसा बिजनेस निकालेगा हम तुझे उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी और ओनर की कैपिटल से हम लेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हमने बोला कल जितना भी प्रॉफिट होगा वो लास्ट में ओनर को ही देंगे। तो अगर प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, तो आप बोलोगे आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 10,000 रुपया, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट में से निकालोगे, प्रॉफिट में से 10,000 कम करोगे, कितना बचा? 90,000। और फिर 90,000 को क्या करोगे? उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, बोलोगे ये लो 90,000 आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट देंगे और 10,000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टोटल 1 लाख हो गया। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तब भी क्या होता? प्रॉफिट आता है 1 लाख और 1 लाख उसकी कैपिटल में ऐड करते, तो एट द एंड तो बात सेम ही आती। तभी मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोल प्रोप्राइटर में कोई मायने नहीं रखता, ये पार्टनरशिप में और आगे मैटर करता है, बट सोल प्रोप्राइटर में मैटर नहीं करता। आपको पता है ना मेरे दोस्तों कि बिजनेस जो हम करते हैं 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कि मैं क्या करूंगा? अकेले बिजनेस करूंगा, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर।
दूसरा है कि मैं बोलूंगा मेरे दोस्त को चलो हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो देन वी आर पार्टनर्स, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। या हम एक कंपनी खोलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी करेंगे, दिस इज द या आप अभी बिजनेस स्टडीज में भी अच्छे से पढ़ोगे कि बिजनेस हम करते हैं या तो सोल प्रोप्राइटर या तो पार्टनरशिप या कैपिटल। मैं अभी सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ, वहां पे जितना भी प्रॉफिट आएगा लास्ट में वो ओनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो पॉइंट आएगा, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आप कैपिटल में ही ऐड करोगे, तो एट द एंड बात सेम हो जाएगी। एनीवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका उल्टा लगा, अगर आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाओगे, अगर आपने 5% ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा दिया, तो ड्राइंग कितनी की थी इसने 10,000 ड्राइंग की थी, तो 10,000 पे 5% कितना हो गया, तो 10,000 पे 5% हो गया 500 ना, 500 रुपया। तो 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इससे क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, एट द एंड कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। तो यहां से एसेट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3,45,000 मैंने आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर दिया उसकी कैपिटल से, और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा उससे 500 से, वो अगेन उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं होगा। ये बेकलेजी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 9,000, गुड्स जिनकी वैल्यू 9,000 की, सोल्ड टू गुप्ता, आपने गुप्ता को बेचा है 10,000 पे, एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो आपने 9,000 के गुड्स बेचे, जो आपका स्टॉक 9,000 का, वो बेचा आपने 10,000 का। तो पहले क्या होगा, स्टॉक आपका 9,000 से कम हो जाएगा, और आपके पास कैश नहीं मिल रहा है 10,000 आपको, या अगर उधार होता तो 10,000 का आपका डेटर बढ़ता, 1,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो 1,000 का प्रॉफिट अभी भी बढ़ेगा, स्टॉक 9,000 से कम हो जाएगा। तो तराजू में एक तरफ से कम हो गया, एक तरफ से बढ़ गया 1000, तो यहाँ पे भी एक तरफ से बढ़ना चाहिए, 9,000 और कम हो गया, तो 10,000 से कोई चीज बढ़नी चाहिए तभी बराबर हो जाएगा। तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पे अगर ये उधार लेता तो गुप्ता जी डेबिट होता, तो मेरा डेटर होता 10,000, बट यहाँ पे कुछ वो बिल दे रहा है, रिसीव्ड है बिल रिसीवेबल, तो हम समझेंगे मेरे दोस्तों बिल रिसीवेबल क्या होता है, क्योंकि मैंने ये अकाउंट इक्वेशन वाला चैप्टर डिलिबरेटली रखा आज के दिन में, क्योंकि मुझे आपको कुछ और चीजें भी सिखानी है। देखो क्या होता है मेरे दोस्तों, मैंने बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल थोड़ा सा डिस्कस किया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था मैंने तब, उसके पीछे कोई रीज़न भी थी, मुझे आपको पता था कब क्या डोज देना है। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपने, मैं यही एग्जांपल देता हूँ, 9,000 की चीज़ है, ये आपने 10,000 में बेच दी, ठीक है, तो आप बोलोगे, इसको आप फिलहाल छोड़ दोगे, आप बोलोगे हमारी सेल होगी 10,000 की। अब क्या क्या तरीका है, अगर एक कैश सेल होती तो आप बोलते मेरे पास कैश आया 10,000 रुपया और मेरी सेल हो गई 10,000 की, तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गए, एक तो कैश बढ़ गया आपका एसेट साइड में और आपकी सेल हो गई 10,000 की। अगर ये उधार बेचता, उधार में खरीदा, तो आप बोलते डेटर क्रिएट हो गया मेरा 10,000 का और मेरी सेल हो गई 10,000 की। यही दो चीजें हो सकती है। हाँ सर, ये चीजें तो होती है, हमने डेटर गुप्ता जी को क्रिएट करते हैं 10,000 का। बट इस केस में क्या हो गया मेरे दोस्तों, इस केस में क्या हो गया, गुप्ता जी जो मेरा डेटर था 10,000 का, इसने मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दिया, वो डॉक्यूमेंट दे दिया, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। आजकल उतना नहीं चलता है, बट ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट में है बिल रिसीवेबल। ये क्या करता है, एक तो था कि इसने मेरे से माल लिया, मैंने इसको इनवॉइस दे दिया और अपनी बुक्स में लिखा ये मेरा डेटर है, और कल को ये पैसा देगा तो मैं तब बोलूंगा मेरा कैश आ गया 10,000 और मेरा डेटर खत्म हो गया। जब हम जर्नल करेंगे आप सीखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बट इस केस में क्या होता है, ये एक पेपर साइन करके देता है मुझे बिल रिसीवेबल, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल है और उसके लिए वो बिल पेएबल है। एक डॉक्यूमेंट है जो उसने साइन कर दिया, उसमें लिखा है सपोज आई विल पे suppose the bearer of this bill रुपीज कितना था 10,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम डेट। तो आज की डेट सपोज है 11 जनवरी 2022 और उसने, गुप्ता ने अपना साइन कर दिया। तो आई विल पे द बियरर मीन्स जिसके पास भी होगा उसको मैं ये 10,000 रुपया दूंगा 3 मंथ के बाद, उसने ये मुझे बिल दे दिया।
ठीक है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। अब उसने जब मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया, अब मुझे गुप्ता जी नहीं रहा मेरी बुक्स में, मेरी बुक्स में एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसका नाम है बिल रिसीवेबल। अब मेरे पास जो एसेट रहेगा वो एक पेपर रहेगा, सपोज ये पेपर है जिसका नाम है, मैं लेट मी यूज अ पेपर ताकि आप थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ। जस्ट गिव मी 1 minute, आई वांट यू टू विजुअलाइज द थिंग्स। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ये गुप्ता ने बोला है मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा 3 महीने बाद। अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है जिसको मैं बिल रिसीवेबल, आपको पता है इसके लिए फायदा क्या है। मेरे पास अब एसेट क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट, इसको मैं संभाल के रखूंगा। जैसे उसने मुझे चेक दे दिया, उस जैसे वो मुझे बिल रिसीवेबल दे सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास रहा 10,000 का, तो मेरे पास डेटर नहीं रहेगा, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके बिहार पे मुझे 3 महीने बाद 10,000 मिल सकता है। अब आप बोलोगे सर इस डॉक्यूमेंट का क्या फायदा हुआ, जब वैसे भी वो 3 महीने बाद देता है ऐसे भी 3 महीने। इस डॉक्यूमेंट का फायदा क्या होता है, इसको बोलते हैं ये एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है। अब यार जब बिजनेस स्टडीज और बाकी चीजें भी पढ़ते हैं, ये एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है। यहां पे लिखा है बियरर, बियरर मीन्स जिसके पास भी होगा उसको पैसे मिलेगा। तो आपके पास पता क्या एडवांटेज होता है आप इस डॉक्यूमेंट को लेके बैंक के पास जा सकते हो। तो आप बैंक को बोल सकते हो मिस्टर गुप्ता जी ने मुझे प्रॉमिस किया है वो मुझे 3 महीने बाद 10,000 रुपया देगा, वो मुझे 3 महीने बाद 10,000 रुपया देगा, तो आप मुझे अभी दे दो। तो बैंक आपको 10,000 नहीं देगा अभी, बैंक देखेगा सपोज यार चलो 7% इंटरेस्ट लगाता हूं इस पे, तो बैंक बोलेगा कि बैंक इसमें अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो बोलेगा 10,000 इंटू 7% इंटू 3/12। तो बैंक क्या करेगा, सपोज 200 रुपया 175 आता है, बैंक 10,000 माइनस 200 रुपया, अगर आप चाहोगे तो या तो आप 3 महीने इसको अपने पास रखो तो आपको 3 महीने बाद 10,000 देगा वो, नहीं तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको आज की डेट में 9,800 रुपीज देगा। बैंक आपको आज की डेट में 9,800 रुपीज देगा। आपका फायदा क्या हो जाएगा, सर आपको पैसे जल्दी मिलेंगे, जो पैसे आपको 3 महीने बाद मिलने हैं वो आपको अभी मिलेंगे। तो आप उसको महंगा बेच सकते हो, थोड़ा बोलते ना सस्ता पड़े बार बार, महंगा पड़े एक बार। और दूसरा बोलते हैं नौ नकद तेरा उधार। ये सुना है कभी, नौ नकद तेरा उधार क्यों बोलते हैं? 11th के बच्चों, बाकी उनको पता होगा, कभी सुना है ये नौ नकद तेरा उधार ना ना वाजुम जी पे द्रोग महंगी चीज पड़ती है ना, ये उधार की चीजें, क्यों, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट होता है। तो आप जब उधार में बेचते हो तो हो सकता है आप थोड़ा महंगा बेच दो, नकद में थोड़ा सस्ता बेच दो, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी का कंसेप्ट लेके। तो बैंक भी आपको क्या करेगा, 9,800 रुपये। बैंक का फायदा क्या होगा, बैंक का काम ही है सूद में उठना बैठना, बैंक वेट करेगा 3 महीने बाद 200 रुपये कमाएगा। मेरा क्या फायदा होगा, मेरा पैसा जल्दी मिल जाएगा, मैं इससे ज्यादा माल खरीद सके, ज्यादा बेच सकता हूँ। तो एक एडवांटेज होता है बिल रिसीवेबल का। आगे हमारे बिल रिसीवेबल वाला पूरा चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। यहां समझ आया आपको, जो एसेट क्रिएट होगा वो डेटर नहीं होगा बल्कि बिल रिसीवेबल होगा। तो इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा मेरे दोस्तों, जबरदस्त तो आपका फर्क क्या पड़ेगा, आपका कैश वही 77,500 रहेगा, निकाल लिखा है लोग पट्टे ने। एक मिनट दोस्तों, उत्साह को ये हाँ हाँ, तो ये क्या हुआ, गुड्स कॉस्टिंग बिल रिसीवेबल। तो अब आपके पास क्या आएगा, इसके अगेंस्ट में बिल आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये देखो जब आपने गुड्स बेचे तो 77,500 तो वैसे ही रहेगा, स्टॉक आपका 1 लाख था उसमें से 9,000 चला जाएगा तो 91,000 बचेगा, बाकी दो चीजें वैसे ही रहेंगी, और आपका बिल रिसीवेबल 10,000 का होगा, ठीक है ना। और कैपिटल साइड में कोई 1,000 का आपका प्रॉफिट हो गया 346। और लास्ट में क्या होता है,
लास्ट में वो आपको 10,000 रुपया देता है, जो बिल थी ना मैच्योरिटी पे वो 10,000 रुपया देता है, तो उसमें क्या होगा, BR आपका खत्म हो जाएगा और आपका कैश बढ़ेगा। वो जो डॉक्यूमेंट था वो फिर लास्ट में बोलेगा आई पेड यू और इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करेगा, ये डॉक्यूमेंट आप उसको वापस दोगे। जिस तरह से आपके लिए ये बिल रिसीवेबल था, गुप्ता जी के लिए बिल पेएबल था, तो बिल पेएबल इज अपोजिट ऑफ द बिल रिसीवेबल। तो गुप्ता जी ने आपको ये 10,000 रुपये दे दिए, तो आपका BR कम हो जाएगा और आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, कैश बढ़ेगा 77,500 प्लस 10,000 87,500 और BR आपका प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो बनेगा और ये 346। ये था अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक और क्वेश्चन जो हमने कर दिया। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आपके पास अगर बुक है तो आप बाकी क्वेश्चंस तो कर सकते हो, और कोई डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम में, मतलब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इस नंबर पर मुझे मैसेज करना पड़ेगा 9711374943। इस तरह में ग्रुप में ऐड करो, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। तो कल हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अब मेन अकाउंटिंग पे आ रहे हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि जो अकाउंट्स होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है। तो वो आने वाले 2-3 टॉपिक जो लेक्चर है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, प्लीज़ उनको मिस नहीं करना। और अगर पुराने लेक्चर नहीं देखा है, क्लास 11th के बच्चे हो तो पुराने लेक्चर्स को देखो। और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बच्चा है 11th का, तो ऑनेस्टली आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें, उनको भी बता दिए, ताकि उनको भी कहीं पैसे ना देने पड़े और उनको अच्छा कंटेंट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।